स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके समक्ष क्लास 12वीं के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री से विलयन नामक चैप्टर का तीसरा वीडियो लेकर आपके समक्ष हैं। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने विलयन के बारे में पढ़ लिया, विलयन किसे कहते हैं, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। उसके बाद आपने विलयन के प्रकार को पढ़ा और अब कुछ विलयन के गुण होते हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ओके बेटा, तो अगर आप इसके पीछे के वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे के वीडियो एक सीरीज में देखते हुए आइए, तब आपको ये जो टॉपिक हमारा है आज का वो समझ में आएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपके समक्ष जैसा कि है विलेयता से आप क्या समझते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है, विलेयता क्या होता है। तो लिखा हुआ है बेटा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। बस समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए हम यहां पर ले लेते हैं एक गिलास और इसमें हमने भर दिया है 100 ग्राम जल। ये हमारा एक गिलास है बेटा और इसमें हमने 100 ग्राम जल भर दिया है। अब इसमें कहता किसी पदार्थ की वह अधिकतम, इसमें हम नमक डालना स्टार्ट किए, नमक डाल रहे हैं। क्या डालना बेटा, नमक। तो नमक डालना स्टार्ट किए। अभी पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया भी था। आप 1 चम्मच नमक डाले, 2 चम्मच नमक डाले, 3 चम्मच नमक डाले, उतना नमक डालते रहे जितना घुल सके। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा, तब आप नमक डालना बंद कर दीजिए और देखिए कि आपने कितना नमक डाल दिया। 100 ग्राम डाल दिया या 50 ग्राम डाल दिया या 20 ग्राम के बाद नहीं घुल रहा है। तो जितने ग्राम नमक डालने के बाद वो ना घुले, ठीक है, जितना ग्राम अधिकतम नमक इसमें घोला जा सके वही विलेयता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विलेयता। यानी कि 100 ग्राम विलायक में कोई भी पदार्थ जितना अधिकतम घोला जा सकता है वह उसकी विलेयता कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, ताप घटाना बढ़ाना नहीं है, निश्चित ताप पर, अब ताप बढ़ाओगे तो मैंने पिछले क्लास में बताया था तब तो ज्यादा नमक घुल जाएगा। ताप नहीं बढ़ाना है, ताप फिक्स रहना है। जो भी ताप उस समय का एटमॉस्फेयर का, उसी ताप पर आप घोलिए। तो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, विलायक का मतलब अब जिसमें घोला जा रहा है उसको विलायक कहते हैं। तो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है वो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी कि 100 ग्राम हमने जल लेना है और हम नमक घोलेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा नमक घुल जाए वो नमक की विलेयता कहलाएगी। अगर 100 ग्राम जल में 50 ग्राम नमक घुल जा रहा है अधिकतम, तो नमक की विलेयता 50 ग्राम होगी। तो ही कहता है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। उम्मीद है बेटा ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं। हमें 100 ग्राम जल लेना है, उस जल में कोई भी विलेय पदार्थ घोलना है, जितना ज्यादा से ज्यादा वो घुल जाए, जितना अधिकतम वो घुल सकता है वही उसकी विलेयता कहलाता है। जैसे नमक अगर 100 ग्राम, लेकिन यहाँ पे जल 100 ग्राम ही लेना है, या कोई भी विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, तो कोई भी विलायक 100 ग्राम ही लेना है। 100 ग्राम विलायक में घुल सकने वाले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम विलेयता कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आप अगले टॉपिक की तरफ। देखो बेटा, तो अगला हमारा टॉपिक है अवशोषण गुणांक। ठीक है, एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, अवशोषण गुणांक क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा, बेहद आसान है, आपको समझ में आएगा अगर आप पूरा तन्मयता से मेरे साथ लगे हुए हैं। लिखा है, निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर कुछ बेटा परिस्थितियां दी गई हैं, कुछ मानक बनाए गए हैं, उसके अनुसार ही यहाँ पर गैस को हम द्रव में घोलना है। ये जान लीजिए, गैस को द्रव में घोलना है, सीधी सी बात है। तो कितना गैस कितने द्रव में घुल सकता है और कितना गैस द्रव में अवशोषित हो सकता है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर
किसी विलायक के, विलायक का मतलब जल ले सकते हैं, विलायक के निश्चित आयतन में, वो जैसे पिछली बार आयतन निश्चित था 100 ml, इस बार भी कोई भी आयतन ले लेंगे, निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। याद रखिए, थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बेहद आसान है। जैसे बेटा मान लीजिए हीलियम का अवशोषण गुणांक होता है 0.009, शायद इतना ही होता है, कंफर्म करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, हीलियम का अवशोषण गुणांक होता है 0.009। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं हीलियम का। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 1 ml जल में कितने, देखो यहाँ पे कहा ना निश्चित आयतन में, हमने 1 ml अगर हम जल लें, ठीक है, और 20 डिग्री टेम्परेचर रहे, 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब पर आयतन को ही उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर भी निश्चित ताप, और यहाँ पे भी निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, और गैस का भी निश्चित ताप एवं दाब होना चाहिए, दोनों का निश्चित ताप एवं दाब होना चाहिए। तो यहाँ परिस्थितियां ये लेनी है कि हमको पानी लेना है या जल या कोई विलायक लेना है 1 ml, और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो, और इसमें हम घोलना है, इसमें हमको क्या घोलना है बेटा, हीलियम गैस। तो जानते हैं हीलियम गैस, अब यहाँ पे जब घोलते समय वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्योंकि मानक ताप एवं दाब पे घोलना है, तो 1 वायुमंडल हमारा यहाँ पर वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, और ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। याद रखिए 1 वायुमंडल दाब होना चाहिए, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर हम हीलियम गैस को 1 ml जल में घोलते हैं तो 0.009 होगा हीलियम का अवशोषण गुणांक। ठीक है बेटा, हीलियम का अवशोषण गुणांक कितना होगा, 0.009 होगा। इसका मतलब ये क्या है 0.009, इसका मतलब इस कंडीशन में अगर हम हीलियम को जल में घोलेंगे तो 0.009 ml हीलियम इस 1 ml जल में घुल सकता है। यानी 1 ml जल में कितना हीलियम अवशोषित होगा, तो उसका उत्तर है 0.009 ml। और इसी को तो अवशोषण गुणांक कहते हैं, कितना गैस किसी जल में घुल सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन दिक्कतें क्या है, दिक्कतें हैं कि कुछ परिस्थितियों के अनुसार घोलना है। जैसे यहाँ पर हीलियम गैस को मानक ताप एवं दाब पर घोलना है, और जो विलायक है उसका भी मानक ताप और उसकी आयतन निश्चित होनी चाहिए। जैसे यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर 1 ml जल है, 1 वायुमंडल दाब पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस हीलियम को उसमें घोला जा रहा है, और इस प्रकार जितना भी हीलियम घुल सकता है या जितना भी कोई गैस घुल सकता है उसी को हम कहते हैं अवशोषण गुणांक। फिर से एक बार समझाते हैं, कहता है निश्चित ताप तथा वायुमंडल दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। मानक ताप और मानक दाब पर जो भी गैस किसी भी विलायक के निश्चित आयतन में घोली जा सकती है, उसी गैस की मात्रा को हम उसका कहते हैं अवशोषण गुणांक। जैसे कि यहाँ पर हीलियम का अवशोषण गुणांक 0.009 है, उसी प्रकार नाइट्रोजन का होता है 0.015, अर्थात इतना नाइट्रोजन गैस घोल सकता है 1 ml जल में। ओके बेटा, तो अवशोषण गुणांक क्या है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को रिपीट करें और फिर से समझने का प्रयास करिए। फिलहाल अगर आपको नोट करना है, नोटबुक आप बना रहे हो तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। अब बच्चों देखिए हमारा अगला टॉपिक है गैसों की द्रव में विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी अगर हम किसी द्रव में, यहाँ पे हम द्रव ले लेते हैं और गैस को घोलना है, तो इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। याद रखिएगा, ये विलयन कैसा बनाना है, द्रव को विलायक के रूप में लेना है और गैस को उसमें विलय के रूप में लेना है। यानी कि द्रव में गैस को घोलना है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ गैसों की प्रवृत्ति। अब हम आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से गैसों को घोलोगे द्रव में तो अधिक गैसें घुलेंगी और कब कम गैसें घुलेंगी। तो सबसे पहले आता है बेटा गैसों की प्रवृत्ति। गैसों की प्रवृत्ति में देखिए, अगर गैस ऐसा है जो द्रव में घोलने पर आयनित हो जाए, तो
ऐसी गैसें जो जो द्रव में घोलने पर वो आयनों में टूट जाती हैं, आयनित हो जाती हैं, वो गैसें किसी भी विलायक में ज्यादा मात्रा में घुलती हैं। याद रखिए पॉइंट नंबर 1, ऐसी गैसें जो द्रव में घोलने पर आयनित हो जाती हैं वो ज्यादा मात्रा में घुलती हैं। याद रखिए ऐसी गैसें जो द्रव में घोलने पर आयनित हो जाती हैं वो ज्यादा मात्रा में घुलती हैं, वो ज्यादा मात्रा में घुलती हैं। बेटा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सही है, अगर गैसों की प्रवृत्ति आयनन की है तो वो ज्यादा मात्रा में घुलेगा, और गैसों की प्रवृत्ति आयनन की नहीं है तो वो कम मात्रा में घुलेगा। बेटा ठीक है बेटा, समझ में आया। अब चलते हैं दूसरा कारक को पढ़ते हैं। दूसरा कहता है विलायक की प्रवृत्ति। क्या कहता है बेटा? विलायक की प्रवृत्ति। देखिए अगर विलायक की प्रवृत्ति ध्रुवीय है, क्या है बेटा? ध्रुवी। अब ध्रुवी से क्या मतलब होता है, आइए हम समझाते हैं। जैसे जल को हम ले लेते हैं, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर जल का एक अणु बनता है। इस तरीके से जल का एक अणु बनाता है ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा हुआ है। यहां पर ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन का बेटा साझा हुआ है। चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो क्या करता है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उस चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और ऐसा करने के कारण होता क्या है, इस पर पार्श्वली रूप से ऋणात्मक चार्ज आ जाते हैं और इस पे पार्श्वली रूप से धनात्मक, यानी पार्श्वली माने थोड़ा बहुत कम मात्रा में। तो पार्श्वली इस पे धनात्मक चार्ज आता है, इसमें पार्श्वली, और इसी कारण इसमें ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। धन ऋण उत्पन्न होने के कारण ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं और इसी को कहते हैं ध्रुवी। ऐसे पदार्थों को या ऐसे यौगिकों को हम ध्रुवीय यौगिक कहते हैं बेटा। ठीक है ना। तो कहता है कि अगर विलायक की प्रवृत्ति ध्रुवीय है और गैस जिसको घोला जा रहा है वो भी ध्रुवीय है, याद रखिएगा, विलायक भी ध्रुवी, गैस भी ध्रुवी। अब ध्रुवी क्या होते हैं मैंने समझा दिया, जिसमें इस तरह से पोल उत्पन्न हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कम वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच ले तो उसमें ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। तो जब ध्रुवी विलायक में ध्रुवी विलय को घोला जाएगा, गैस भी ध्रुवी हो जिसको घोलना है और जिसमें घोला जा रहा है वो भी ध्रुवी हो, तो हम कह सकते हैं वो ज्यादा मात्रा में घुलेगा। क्या लिखा हुआ है कि ध्रुवीय गैस अगर हो प्लस विलायक भी ध्रुवी हो तो ज्यादा मात्रा में घुलेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से अध्रुवी गैस को अध्रुवी विलायक में घोलोगे तो ज्यादा मात्रा में घुलेगा, लेकिन अगर ध्रुवी को अध्रुवी में घोल दिए तो वो बहुत कम मात्रा में घुलेगा। याद रखिए, ध्रुवी गैस है तो ध्रुवी विलायक में घोलना है, ज्यादा घुलेगा। अध्रुवी गैस है, अध्रुवी विलायक में घोलना है, वो ज्यादा घुलेगा। लेकिन अगर ध्रुवी को अध्रुवी में घोल दिए तो बहुत कम मात्रा में घुलेगा। तो दो कारक आपको मैंने समझा दिया। अगर गैसों की प्रवृत्ति आयनन की है तो ज्यादा मात्रा में घुलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर विलायक की प्रवृत्ति, किसकी? विलायक की प्रवृत्ति भी ध्रुवी है और गैस जिसको घोलना वो भी ध्रुवी है तो ज्यादा मात्रा में घुलेगा। या अध्रुवी हो दोनों तब ज्यादा मात्रा में घुलेंगे। ओके बेटा, तो ये दो पॉइंट को आप नोट करिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं ताप का प्रभाव। देखिए बेटा, अब हमारा तीसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। जैसे अगर द्रव है बेटा और उसमें हमको घोलना है गैस, कोई भी गैस घोलना है द्रव में, तो क्या ताप बढ़ाने पे, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हम नमक घोल रहे थे पानी में, घुलना बंद हुआ तो ताप बढ़ा दिया तो और ज्यादा नमक घुल जा रहा था। या चीनी हम घोल रहे थे, घुलना बंद हो गया, ज्यादा घोल दिए तो घुलना बंद हो गया, लेकिन अगर हम गर्म कर दिए पानी को तो चीनी और ज्यादा घुल जाता है। तो क्या ऐसा द्रव और गैस के विलयन में भी होता है? यानी कि अगर पानी में गैस घोलना है तो क्या ताप बढ़ाने पर और ज्यादा गैस घुलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आप जानते हो कि जैसे ताप बढ़ता है गैस तो उड़ना स्टार्ट कर देती है। अगर ताप बढ़ाओगे तो इसमें घुलने के बजाय गैस वाष्पित होने लगेगी, इसमें से निकलने लगेगी। तो याद रखिएगा कि ताप का प्रभाव क्या पड़ता है गैस और द्रव के विलयन में। गैस और द्रव के विलयन में ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता घटती है, ताप बढ़ाने पर याद रखिएगा गैस कम घुलेगा
ताप कम रहेगा तो गैस ज्यादा घुलेगा। तो ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता बेटा घटती है, याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। अच्छा नहीं, देखिए बेटा, चौथा हमारा पॉइंट है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। देखिए, अगर द्रव में गैस को घोलना है बेटा, किसमें घोलना है? द्रव में ना। तो द्रव में गैस को अगर घोलना है और द्रव में पहले से ही वैद्युत और अधिक द्रव के अलावा कोई और अधिक वैद्युत घट्ट उपस्थित हो, जैसे कि मान लीजिए पानी में गैस को घोलना है और पानी में पहले से नमक डाला गया है, यानी कोई और पदार्थ उस पानी में ऑलरेडी पहले से भी है, तो गैस कम मात्रा में घुलेगी। याद रखिएगा, अगर विलायक में जिसमें घोलना उसको क्या कहते हैं? विलायक। तो अगर विलायक में कोई और वैद्युत अपघट्ट पदार्थ पहले से ही मौजूद हो तो उस विलायक में गैस कम घुलेगा। याद रखिएगा, अगर किसी विलायक में कोई और वैद्युत अपघट्ट पहले से ही मौजूद हो तो उस विलायक में गैस कम मात्रा में घुलेगा। ठीक है बेटा, अगर विलायक में, देखो यहाँ पे लिखा भी है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, अगर विलायक में कोई और वैद्युत अपघट्ट पहले से ही घोला गया हो तो उसमें गैस कम घुलेगा। याद रखिए। और सबसे अगला पॉइंट है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दाब का प्रभाव। अब आइए हम आपको समझाते हैं इसको। पहले इन तीनों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या कह रहा है बेटा? गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों को अगर द्रव में घोलना है तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे? सबसे पहला गैसों की प्रवृत्ति। अगर गैसों की प्रवृत्ति आयनन की है, यानी गैस ऐसे हैं जो जल में घोलने पर आयनित हो जाएंगे, तो वो गैस ऐसे द्रव में ज्यादा मात्रा में घुलेंगे। दूसरा, विलायक की प्रवृत्ति। अगर विलायक ध्रुवी है और गैस भी ध्रुवी है तो वो ज्यादा मात्रा में घुलेंगे। विलायक अध्रुवी है, गैस भी अध्रुवी है, तो वो ज्यादा मात्रा में घुलेंगे। लेकिन अगर इसका विपरीत हुआ, ध्रुवी विलायक को अध्रुवी विलायक में, ध्रुवी विलेय को अध्रुवी विलायक में घोलने का प्रयास किया गया तो वो कम मात्रा में घुलेगा। ठीक है ना बेटा। तीसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। अगर ताप बढ़ाओगे तो, यानी कि विलायक का ताप बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता घटेगी। याद रखिए, गैस कम मात्रा में घुलेगा। और चौथा है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अगर विलायक में कुछ ऐसे वैद्युत अपघट्ट पहले से अवेलेबल हो तो उस विलायक में कोई भी गैस विलेय के रूप में अगर घोली जाएगी तो वो कम मात्रा में घुलेगी। ठीक है ना बेटा। और सबसे लास्ट है दाब का प्रभाव। मान लीजिए हम एक बर्तन लेते हैं और इसमें हम द्रव है और इसमें हम गैस घोलते हैं, गैस घुल गया, अब नहीं घुल रहा है। अब इसके ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? पिस्टन। और पिस्टन से इसको दबाते हैं तो ये ऊपर के जो गैस है ना वो भी इसमें घुल जाएंगे। यानी दाब बढ़ाने पर, याद रखिएगा, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ेगी। यानी जितना दाब बढ़ाओगे उतना ही गैस उसमें ज्यादा किसी द्रव में घुलेगा। तो दाब बढ़ाओगे, जो भी गैस है वो द्रव में और अधिक घुलेगा। जितना दाब बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा गैस द्रव में घुलेगा। तो दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? याद रखिएगा, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती है। ठीक है। इसी पर हेनरी साहब ने एक नियम भी दिया है जिसको हम बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना ही समझिए कि हेनरी साहब ने बताया था m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि m का मतलब जो गैस की मात्रा है, ठीक है, गैस का जो द्रव्यमान है उसको m कहते हैं, वो किसके समानुपाती होता है? प्रेशर के, दाब के। जितना ही ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा m घुलेगा। किसमें? गैस में, सॉरी, द्रव में। तो बेटा ये रहा आपको गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इस सभी पॉइंट को नोट करिएगा। अगर कुछ दिक्कतें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हम ढेर सारे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पे लाते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे टू यू।